नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की एक और प्रश्नावली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, टॉप जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है। बतानी है दोस्तों कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनमें से किसे असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को दोस्तों असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। चलिए आप लोगों को दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कुछ फैक्ट्स आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देते हैं। आप लोग याद रखेंगे कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। कुल 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, आप लोग याद रखेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। आप सभी को दोस्तों एक और फैक्ट्स बता देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दोस्तों 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। आशा करते हैं इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, सभी फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग में नौकर बनकर रहने से अच्छा है नर्क में शासन किया जाए। यह कथन किसका है। दोस्तों, स्वर्ग में नौकर बनकर रहने से अच्छा है कि नर्क में शासन किया जाए, यह कथन किन का है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, स्टालिन का। जी हाँ दोस्तों, यह कथन स्टालिन का है। स्वर्ग में नौकर बनकर रहने से अच्छा है नर्क में शासन किया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है। बतानी है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या होती है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, हर्ट्स। कौन क्या होती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे हर्ट्स होती है ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई मात्रक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे पूर्व दिशा में स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है। तो पूर्व दिशा में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, पूर्व दिशा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस में सल्फर नहीं पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक में सल्फर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे जो आम लोगों की भाषा थी। बतानी है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे जो भाषा आम लोगों की भाषा थी। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा, प्राकृत भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। दोस्तों, बतानी है कि पौधे का वह कौन सा हिस्सा होता है जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे ऑप्शन डी, पत्तियां। जी हाँ दोस्तों, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। तो पौधों की पत्तियां। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताने दोस्तों कि पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, उर्जित आर पटेल। जी हाँ दोस्तों, उर्जित आर पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। आप लोग याद रखेंगे इन्हीं का पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित आर पटेल। ऑप्शन से राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बतानी है दोस्तों कि लैटेराइट नामक जो मिट्टी होती है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि लैटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका बहुत होती है। आप लोग याद रखेंगे लैटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। और दोस्तों यह मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ब्रायोफाइटा से संबंधित है? बतानी है कि इनमें से कौन सा पादप ब्रायोफाइटा से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रिक्सिया। जी हाँ दोस्तों, रिक्सिया जो है ब्रायोफाइटा से संबंधित है। रिक्सिया पादप ब्रायोफाइटा से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी धातु बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक है यानी कि सुचालक है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी चांदी। जी हाँ दोस्तों, चांदी धातु होती है वो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होती है, सर्वश्रेष्ठ चालक होती है। आप लोग याद रखेंगे चांदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए इथेन और मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है। इस खाली जगह में हमारा जो सही उत्तर होगा वो हम लोग क्या करेंगे बताएंगे। वेल्डिंग के लिए इथेन और किस चीज़ का मिश्रण प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे वेल्डिंग के लिए इथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, इथेन और ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? बतानिए दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना सेटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च करने की क्या की है? घोषणा की है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड ने। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चूहा मारने की दवा में प्रयोग किया जाता है। बतानिए दोस्तों कि चूहा मारने की दवा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जिंक फॉस्फाइड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चूहा मारने की दवा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लोग एक लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बताने हैं दोस्तों कि गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी कछारी मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, कछारी मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? बतानी है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी 2010 में। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2010 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, 2010। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्तियाँ किससे बनी होती है? बताने दोस्तों कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा काइटिन से बनी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा काइटिन, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस
प्रतिवर्ष 29 जून को किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि 29 जून को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। बतानी है कि यह दिवस किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर। जी हाँ दोस्तों, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष दोस्तों क्या मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आप लोगों को पीसी महालनोबिस पर आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि इनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 29 जून 1893 ईस्वी को। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 29 जून 1893 ईस्वी को पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। दोस्तों एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और सांख्यिकीविद थे। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी जांच किट जिसे पुणे में लॉन्च किया गया का नाम है। बताने दोस्तों कि कोविड-19 के लिए जो भारत की पहली स्वदेशी जांच किट लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, जो पुणे में लॉन्च किया गया है। तो आप लोग इसका सही उत्तर याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पैथो डिटेक्ट। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी जांच किट है, आप लोग याद रखेंगे, जिसका नाम है पैथो डिटेक्ट। कहाँ लॉन्च किया गया था? तो पुणे में लॉन्च किया गया था। क्या नाम है? तो पैथो डिटेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? बतानी है दोस्तों कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे गोपी थोनाकल। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो गोपी थोनाकल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की, यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के। तो आप लोग याद रखेंगे इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे प्रतिवर्ष 20 नवंबर को दोस्तों इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। और आप सभी को दोस्तों बता दें कि नेशनल चिल्ड्रन डे आप लोगों को याद ही होगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोनों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर और इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर। दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? बतानी है दोस्तों कि उड़ीसा के उदयगिरी में क्या है? हाथी गुम्फा का शिलालेख है। बतानी है कि इस शिलालेख को कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खारवेल। जी हाँ दोस्तों, कलिंग के राजा खारवेल ने उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख लिखवाया था। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, उस राजा का क्या नाम था? तो खारवेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्व स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? बताने दोस्तों कि उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्वांचल। जी हाँ दोस्तों, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। उत्तर पूर्व स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? बताने हैं दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोसले। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो ऑप्शन सी, मोसले। आप सभी को दोस्तों बता दें कि मोसले ने 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी बनाया था। 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? तो मोसले ने। कब दोस्तों? तो 1913 ईस्वी में। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों बतानी है कि राउरकेला नामक स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी ओडिशा में। जी हाँ दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडप के नीचे हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है। बतानी है कि अंडप के नीचे के हिस्से जो होते हैं दोस्तों, जो फूले हुए भाग होते हैं, उस भाग को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए बीजांड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंडप के नीचे के हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है। तो उसे बीजांड कहा जाता है। आशा करते हैं दोस्तों सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।